फॉल्स रेप एलिगेशन आधुनिक समय में एक लीगल ब्लंडर यानी कि कानूनी त्रासदी के रूप में उभरा है। इसने अनेकों जीवन नष्ट कर दिए हैं। 1983 से 2003 के बीच का समय आप लोग याद कर सकते होंगे कि कितने पतियों को उनके परिवार वालों को समूल नष्ट कर दिया गया था। आजकल का रेप जूरिस्प्रूडेंस बहुत कठोर परिणाम पैदा करता है। गिरफ्तारी से पहले किन्हीं सावधानियों का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। जिसका एक बार नाम ले लिया गया, चाहे वो कितना भी झूठा हो, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झूठे आरोप पर 20 वर्षों तक जेल में पड़े रहे विष्णु तिवारी को अभी पिछले दिनों रिहा किया है। अनेक बार एक्सपर्ट विटनेस भी खरीदे और बेचे जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले स्टेट वर्सेस खुर्शीद क्रिमिनल अपील 510/2018 में यह पाया था कि एफएसएल रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है और आरोपी की एफएसएल रिपोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति के डीएनए एनालिसिस की रिपोर्ट है, तो उन्होंने सीबीआई को एक क्रिमिनल केस रजिस्टर करने का आदेश दिया था। इससे पहले इसमें बहुत वर्षों तक एक सीबीआई इंक्वायरी की गई थी। यह तो केवल एक मामला था जो सामने आ गया। बहुत सारे ऐसे अनदेखे मामले होने की संभावना रहती है जो कभी नजरों के सामने ही नहीं आए। जहां भी पावर होती है वहीं मिसयूज ऑफ पावर होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मदन गोपाल कक्कड़ वर्सेस नवल दुबे 1992 2 SCR 921 पेज पैरा 34 में एक ऑब्जर्वेशन दी थी। आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं पढ़ता हूं उसे आपके लिए। ए मेडिकल विटनेस कॉल्ड इन एज एन एक्सपर्ट टू असिस्ट द कोर्ट इज नॉट ए विटनेस ऑफ फैक्ट एंड द एविडेंस गिवन बाय हिम is really of an advisory character given on the basis of symptoms found on examination. The expert witness is expected to put before the court all materials inclusive of the data which induced him to come to the conclusion and enlighten the court on the technical aspect of the case by explaining the terms of science so that the court, although not an expert, may form its own judgment on those materials after giving due regard to the expert's opinion, because once the expert's opinion is accepted, it is not the opinion of the medical officer but to the court. हिंदी में इसका अर्थ है कि जब भी एक एक्सपर्ट विटनेस कोर्ट के सामने आकर अपनी गवाही दे तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह फैक्ट का विटनेस नहीं है। उसे उन सभी डेटा, उन सभी आंकड़ों की जानकारी कोर्ट के सामने देनी चाहिए जिनके आधार पर उसने अपना ओपिनियन बनाया था, और अब कोर्ट उसको सुनने के बाद अपना ओपिनियन बनाने वाली है। क्योंकि जब यह एक बार जजमेंट में निहित हो जाएगा तो उस समय यह एक्सपर्ट का ओपिनियन ना रहकर कोर्ट का ओपिनियन बन जाएगा। इसलिए इसमें हर एक जानकारी रहनी चाहिए। इसी केस को बाद में विष्णु वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 1 SCC 283 में भी संदर्भ दिया गया था और इस केस के ऊपर अपना फैसला टिकाया गया था। पूरे कोर्ट सिस्टम के लिए एक तकनीक इस केस ने प्रस्तुत की थी कि एक्सपर्ट विटनेस को कैसे एग्जामिन किया जाए। आइए हम इसे एक वास्तविक सिनेरियो में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। केवल फॉल्स रेप एलिगेशन में ही नहीं बल्कि सभी मामलों में एफएसएल एक्सपर्ट विटनेस की रिपोर्ट्स के दो भाग होते हैं। पहले भाग में यह जांच करना होता है कि स्पॉट ऑफ अकरेंस से, मौका वारदात से जो बॉडी फ्लूइड मिला है वह कौन से शरीर का बॉडी फ्लूइड है या कौन सा बॉडी फ्लूइड है। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको सेरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। दूसरे भाग में स्पॉट ऑफ अकरेंस से मिले हुए बॉडी फ्लूइड का डीएनए निकाला जाता है और उसका परीक्षण किया जाता है। इसे डीएनए एनालिसिस कहते हैं। जब स्पॉट ऑफ अकरेंस से मिले बॉडी फ्लूइड का सेरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, यानी कि जब हम अपनी एफएसएल रिपोर्ट के पहले भाग की कार्रवाई पूरी कर रहे होते हैं, तो कोई भी टेस्ट अकेला ही यह साबित नहीं कर सकता कि स्पॉट ऑफ अकरेंस से कौन सा बॉडी फ्लूइड मिला था। इसे हमेशा दो भागों में किया जाता है। पहला भाग प्रिजम्पटिव टेस्ट कहलाता है, यानी कि वह एक धारणा से बना देता है कि हाँ ये वह बॉडी फ्लूइड रहा होगा, और दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट उसको पक्का करता है। मान लीजिए ब्लड मिला है तो पहले टेस्ट से, प्रिजम्पटिव टेस्ट से यह पता लगेगा कि हाँ यह ब्लड हो सकता है, लेकिन दूसरा टेस्ट जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है
वह इसे पक्का करता है कि हां यह ब्लड है। यही बात सीमेन टेस्ट के बारे में कही जाती है, यही बात सलाइवा टेस्ट के बारे में कही जाती है, यही बात दूसरे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में कही जाती है। दोनों ही टेस्ट यानी कि प्रिजम्पटिव टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट के अपने अपने प्रोसीजर होते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं यानी कि रीडिंग्स होती हैं, उनके रिजल्ट्स होते हैं, और प्रिजम्पटिव टेस्ट के बाद किसी एनालिस्ट की रिपोर्ट होती है कि हां हमने प्रिजम्पटिव टेस्ट में बात देखी है, अब कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाए। तो देखिए कि एक सेरोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। उसमें प्रिजम्पटिव टेस्ट होना चाहिए, उसकी प्रोसीजर होनी चाहिए, उस प्रोसीजर की रीडिंग्स होनी चाहिए, उससे मिलने वाला रिजल्ट वहां होना चाहिए कि परिणाम क्या प्राप्त हुआ, और उस परिणाम के आधार पर किसी एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए कि हां अब इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाए। सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे वह रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट के भी प्रोसीजर होते हैं, उनकी रीडिंग्स होती हैं, और उन रीडिंग्स से प्राप्त होने वाला रिजल्ट होता है। उसके बाद अंत में एक फाइनल रिजल्ट होता है। यदि सेरोलॉजिकल टेस्ट ठीक इसी तरह से नहीं किया गया तो समझ लीजिए कि उसमें गड़बड़ है और उसे कोर्ट में एडमिसिबल नहीं किया जा सकता। इसकी जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब आप उस सेरोलॉजिकल टेस्ट को बड़े ध्यान से देखेंगे। उदाहरण के लिए सीमेन के लिए पूरे टेस्ट की वीडियो इसी चैनल पर दी गई है, वो आपको ढूंढने से मिल जाएगी। आप उसे देखकर जान सकते हैं कि सीमेन आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए। एफएसएल रिपोर्ट का दूसरा भाग डीएनए एनालिसिस होता है। एफएसएल रिपोर्ट के अगले भाग में दी गई जानकारी कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्पॉट ऑफ अकरेंस से जो सैंपल मिलता है, पहले तो उसका पीसीआर एम्प्लीफिकेशन किट का प्रयोग करके उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि स्पॉट ऑफ अकरेंस में मौका वारदात पर आपको पूरा डीएनए मिल जाए, पूरा बॉडी फ्लूइड्स मिल जाए, हो सकता है बहुत थोड़ा मिला हो। तो उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए उसमें पीसीआर एम्प्लीफिकेशन किट का प्रयोग किया जाता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। दूसरे नंबर पर उस जो हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई थी उस डीएनए का हम एसटीआर एनालिसिस करते हैं। भारत में डीएनए एनालिसिस के लिए कुल मिलाकर 16 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको चेक किया जाता है, और इन पॉइंट्स को हम 16 डीएनए मार्कर्स कहते हैं या एलील्स कहते हैं। अगर मैं इसे बहुत सरल शब्दों में कहूं तो हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि मनुष्य के 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। हर एक जोड़े क्रोमोसोम के ऊपर हजारों जीन्स बटन की तरह टके होते हैं। हर एक जीन में अनेक प्रकार होते हैं, उसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। इनमें से जीन का हर एक वेरिएशन का नाम अलील होता है। हर एक वेरिएशन को हम, जितने भी जीन्स के प्रकार होते हैं उनको हम अलील्स कहते हैं। इन हजारों अलील्स में जो मनुष्य के क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, उनमें से प्रत्येक अलील का एक खास नंबर होता है कि यह किस क्रोमोसोम पर किस नंबर पोजीशन पर पाया जाता है। इस नंबर वाले अलील को डीएनए मार्कर कहते हैं। जैसे यहां एक डीएनए मार्कर अलील दिखाई दे रहा है जिसका नंबर D2S1338 है। यह अमेरिका में 1 जनवरी 2017 के बाद से प्रयोग में किया जाने लगा है। हालांकि भारत में यह मार्कर बहुत पहले से चलन में है। इसमें D2 अर्थात क्रोमोसोम का नंबर है और S1338 उसकी लोकेशन है जिसे हम लोसाई भी कहते हैं, और यह क्रोमोसोम का वह स्थान है जहां यह अलील पाया जाता है। डीएनए सैंपल को मैच करने के लिए सभी हजारों अलील्स का मिलान करना जरूरी नहीं है। इनमें से केवल इन 16 अलील्स को हम आपस में मैच कर लेते हैं। तो माना जाता है कि यदि ये 16 अलील्स आपस में मैच कर गए तो वह वही व्यक्ति होगा जिसका डीएनए उस स्पॉट ऑफ अकरेंस से मिला था। आपके एसटीआर एनालिसिस के द्वारा हजारों में से जिन 16 एलील्स को डेवलप किया जाएगा उनके नाम मैं सामने स्क्रीन पर लिख देता हूं। ये देखिएगा, ये 16 एलील्स हैं। ये 16 एलील्स के नाम प्रत्येक एफएसएल रिपोर्ट में लिखे होने चाहिए। हां, हर एक एफएसएल रिपोर्ट में इन 16 एलील्स का वेरिएंट अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति में वो वेरिएंट अलग अलग होता है।
इसलिए केवल वही एफएसएल रिपोर्ट कंप्लीट मानी जाएगी जिसमें 16 अलील्स और उनके वेरिएंट्स की डिटेल्स लिखी होंगी। यदि ये डिटेल्स नहीं है तो जान लीजिएगा कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है। अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक रियल केस के बारे में लिखा था जिसमें एफएसएल रिपोर्ट के अंदर इन 16 अलील्स का नाम ही नहीं लिखा गया था और उसमें इस बात का फायदा आरोपी को मिला था। जज साहब ने यह पाया कि जब आपको पता ही नहीं है कि कौन से अलील डेवलप हुए और कौन से अलील मैच किए तो हम कैसे माने कि हां वो असलियत में मैच किए थे। सभी 16 डीएनए मार्कर्स या अलील्स को जो एसटीआर एनालिसिस से प्राप्त हुए थे उन्हें इसके बाद में हम एक जीन मैपर IDX सॉफ्टवेयर में फीड कर देते हैं। ये एक छोटा कंप्यूटर जैसा, छोटे आकार का कंप्यूटर जैसा होता है। इसमें जैसे ही उस डेटा को फीड किया जाता है जो हमें एसटीआर एनालिसिस से प्राप्त हुआ था तो उसमें से ग्राफ जैसी कुछ संरचनाएं स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं और उनके वो आउटपुट्स होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जीन मैपर IDX सॉफ्टवेयर से मिलने वाले आउटपुट के ग्राफ्स कैसे दिखाई देते हैं। ये जो रंगीन से ग्राफ हैं, ये जो 2 पैरेलल लाइंस गई हुई हैं, ये आपके अलील्स हैं जो पेयर्स में मिलते हैं और इनके ऊपर जो छोटी छोटी संख्या में लिखा हुआ है ये उन अलील्स का नंबर है, वेरिएशन, उनका वेरिएंट कौन सा है। अब देखिए एफएसएल रिपोर्ट के दूसरे भाग में जिसमें डीएनए एनालिसिस किया जाता है उसमें ये बातें लिखी होनी चाहिए। नहीं लिखी होंगी तो समझिएगा गड़बड़ी है। क्या बातें लिखी होनी चाहिए? नंबर 1, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के बारे में दिया गया होगा, उसमें प्रोसीजर दी गई होगी, उसमें जो हमें प्राप्त हुई रीडिंग्स हैं, हमने किस कंसंट्रेशन से शुरू किया था और किस कंसंट्रेशन पर उसको ले गए, कितना बढ़ाया, इसका रिजल्ट लिखा होगा। उस रिजल्ट के बाद रिकमेंडेशंस लिखी होंगी कि हां इसमें पर्याप्त डीएनए कंसंट्रेशन मौजूद है, अब इसे एसटीआर एनालिसिस के लिए भेजा जाए। फिर एसटीआर एनालिसिस होगा। उस एसटीआर एनालिसिस में क्या क्या दिया जाएगा? नेम ऑफ द डेवलप्ड डीएनए मार्कर्स और अलील्स दिए जाएंगे। वही 16 जो मैंने अभी ऊपर बताए थे उनके नाम लिखे होंगे कि हां ये 16 मार्कर्स उसमें प्राप्त हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्कर्स डेवलप ही नहीं होते हैं तो उसमें उन मार्कर्स को लिख दिया जाता है कि ये वाले मार्कर्स डेवलप नहीं हुए हैं। फिर उसमें एसटीआर एनालिसिस के अगले भाग में लिखा होगा कि इनमें से कौन कौन से मार्कर्स दोनों में मैच हुए हैं। एक वो जो हमें मौका वारदात से मिला था, एक वो जो हमने आरोपी से लिया था, तो दोनों को मैच किया जाता है। जो जो मैच होते हैं उसे दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। इसके बाद नीचे एक रिजल्ट दिया जाता है कि हां दोनों में से जो 16 मार्कर्स थे उसमें से 13 मार्कर्स मैच हुए हैं, उसमें से 5 मार्कर्स मैच हुए हैं या कोई भी मार्कर मैच नहीं हुआ है। इस बात को जो भी एसटीआर एनालिसिस है, क्योंकि ये हमारा प्रयोग कंप्लीट हो जाता है, एक्सपेरिमेंट, इसके बाद इसे जीन मैपर IDX सॉफ्टवेयर में डाला जाता है ताकि इसके रंगीन ये जो ग्राफ जैसे आउटपुट्स हैं इनको हम देख सकें, इनको समझने में आसानी होती है। तो जीन मैपर IDX सॉफ्टवेयर का आउटपुट लिखा होगा, उसका रिजल्ट लिखा होगा। एफएसएल की रिपोर्ट में ये सब डिटेल्स होनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट की उपरोक्त जजमेंट जो मदन गोपाल और नवल दुबे का ऊपर हमने दिया था अभी, उसका यही आशय है। यदि ऐसा नहीं है तो आप समझिए कि इस एफएसएल रिपोर्ट में गड़बड़ी है और अब हम इस एफएसएल विटनेस को पकड़कर इसके मुंह से कहलवाएंगे कि हां इस एफएसएल रिपोर्ट में गड़बड़ी है, हम इसे कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होने देंगे, क्योंकि एडमिसिबल नहीं होने से हमारे आरोपी के ऊपर से पूरा का पूरा झूठा केस हट जाएगा, वह मर जाएगा अपनी मौत, उस केस में कुछ बाकी नहीं बचेगा। यदि कभी ऐसा होता है कि आपको भी ऐसी किसी एफएसएल रिपोर्ट से वास्ता पड़ जाए तो उसमें से इन सब बातों को गौर से देखें। झूठे केसेस की यही पहचान है कि उनकी एफएसएल रिपोर्ट कभी भी पूरी नहीं होती है। इस अधूरी रिपोर्ट पर दबकर क्रॉस एग्जामिनेशन करें, खुद पढ़ाई करें, सीखें, समझें और सवाल तैयार करें। कहीं भी कुछ भी मुश्किल हो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे, झूठ का भंडाफोड़ करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए सामग्री आती है, रिपोर्ट्स आती हैं, उनकी अधूरी फाइंडिंग्स आती हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके उन तक हम सहायता को पहुंचाते हैं। हमारी वेबसाइट है
indianlegalsystem.org। इसका लिंक नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप उसकी सहायता से वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाएं, वहां के दिए गए आर्टिकल्स को पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान, यही आपके हथियार हैं इस लड़ाई में। आओ मिलकर असत्य को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में इस झूठे आरोप के खिलाफ कुछ ना कुछ विशेष तकनीक बताई गई है। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को हम सब मिलकर नष्ट कर सकें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।